हाँ जी, अब आ जाते हैं इनके जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, यानी कि इसके जो कॉजेज़ होते हैं जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर के, वो है सबसे पहले तो जेनेटिक्स। ये तकरीबन हर डिसऑर्डर में ही आपको मिलेगा। अगर जेनेटिक्स का मतलब अगर आपकी फैमिली में पहले किसी को ये डिसऑर्डर रहा है तो हो सकता है कि वो जेनेटिक्स के थ्रू आप में भी मुंतकिल हो जाए या घर के किसी फ़र्द में मुंतकिल हो जाए और उसको ये डिसऑर्डर होना स्टार्ट हो जाए, जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर। उसके बाद जो दूसरा इसका फैक्टर है, दूसरा इसका रिस्क फैक्टर कह सकते हैं, वो है इन्वायरमेंट। नाजरीन, किसी भी बिहेवियर को डेवलप करने में, किसी भी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में जिस तरह से इन्वायरमेंट अपना भरपूर किरदार अदा करता है, इसी तरह से कोई बीमारी को डेवलप करने में भी इन्वायरमेंट बहुत किरदार अदा करता है। तो जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर, ये अगर इस तरह का इन्वायरमेंट जिससे ये जनरल एंग्जाइटी हो सकती है, अगर ये फ़र्द के आसपास हो या क्रिएट कर दिया जाए तो उसको भी ये डिसऑर्डर हो सकता है। या अगर वो ऐसे माहौल में रह रहा है या उसको वक्त गुजारना पड़ा है तो उसको ये डिसऑर्डर हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट जो इसका फैक्टर है वो सब्सटेंस अब्यूज़, यानी कि अगर कोई शख्स मनशियात का इस्तेमाल करता है या बहुत ज़्यादा मेडिसिन लेता है तो उसको भी हो सकता है कि ये जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो जाए, जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। उसके बाद है जी ट्रॉमा एक्सपीरियंस। ट्रॉमा का मतलब यानी कि अगर किसी को माजी में कोई सदमा लगा है या उनको कोई सदमा झेलना पड़ा है, जैसे किसी बहुत प्यारे की अचानक डेथ हो जाना, ये एक सदमा है। अचानक एक्सीडेंट हो जाना, ये भी एक सदमा है। या अचानक जॉब वगैरह का चले जाना, ये भी एक सदमा है। अगर इस तरह की किसी को कोई माजी में कोई एक्सपीरियंस हुआ है तो हो सकता है उसको भी ये डिसऑर्डर हो जाए। अगर ये 4 रिस्क फैक्टर इसके हो सकते हैं अगर किसी को जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर है तो। अब आ जाते हैं नाज़रीन इसके ट्रीटमेंट की जानब कि इसका ट्रीटमेंट किस तरह से करवाया जा सकता है। सबसे पहले तो आपको पता है कि नफसियाती बीमारियों के लिए हमने पहले भी बताया कि जो साइकोथेरेपी है वो बेस्ट है। सबसे पहले वही अप्लाई की जाती है किसी भी नफसियाती मरीज़ के लिए। सबसे पहले कोशिश की जाती है कि साइकोथेरेपी के थ्रू उसका इलाज कर दिया जाए। साइकोथेरेपी पहले भी मैंने आपको बताया टॉकिंग थेरेपी होती है। जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो अपने पेशेंट के साथ गपशप करता है, बातें करता है, कुछ क्वेश्चंस करता है, कुछ आंसर उसे लेता है और उसको आंसर करता है। तो इस तरह से इसको साइकोथेरेपी दी जाती है। इसकी कुछ टेक्निक्स भी यूज़ की जाती हैं ताकि जितना भी ज़्यादा पेशेंट के लिए बेहतर से बेहतर इसको किया जा सके, करते हैं। उसके बाद इसका जो इलाज का एक और तरीका वो है मेडिकेशन, यानी कि मेडिसिन के थ्रू इलाज किया जाता है। इसके लिए वो कहते हैं कि परेशानी या आपको घबराहट होती है, इसमें भी वो केमिकल्स, हमने पहले भी जिक्र किया कि दिमाग के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं, ऐसे केमिकल्स जो हमारे जज्बात को कंट्रोल करते हैं। अगर उनके जो बैलेंस है बिगड़ जाए, वो कम या ज़्यादा हो जाए तो उस वजह से भी एंग्जाइटी होती है। तो मेडिकेशन के थ्रू उस तरह की आपको वो चेक किया जाता है कि कौन से केमिकल्स को प्रॉब्लम है, किस केमिकल में प्रॉब्लम आ रही है, उस हिसाब से फिर मेडिसिन उनको प्रोवाइड की जाती हैं, दी जाती हैं, जिससे वो बेहतर फील कर सकें। तो ये थे नाज़रीन जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर के रिस्क फैक्टर्स और उनका ट्रीटमेंट किस तरह से किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।